केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि याचिका अस्पष्ट, तथ्यों से रहित और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसी के मद्देनजर महबूबा मुफ्ती की इस पीआईएल को खारिज किया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ये जनहित याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि लंबे समय से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के जो कैदी हैं, जो देश की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर की जेल में लाने की मांग वो कर रही थी। इसको लेकर वो आवाज लगातार बुलंद कर रही थी। बाकायदा इसको लेकर पीडीपी के दफ्तर के बाहर 2 महीने पहले एक प्रदर्शन भी हुआ था और ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने एक पीआईएल दायर की थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया अपनी टिप्पणी में कि महबूबा मुफ्ती की याचिका अस्पष्ट है, तथ्यों से रहित है और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और ऐसे में पीआईएल जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाई गई थी उसे खारिज किया जा चुका है। तो महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका खारिज हो चुकी है, वो याचिका जिसमें विचाराधीन कैदियों को वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में लाने की मांग महबूबा मुफ्ती ने की थी और इस पर समय समय पर महबूबा मुफ्ती आवाज उठाती रही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो कई सालों से जेलों में बंद हैं, देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाते हैं, उनके परिवार वाले उनसे नहीं मिल पाते हैं और ऐसे में उन कैदियों को, उन युवाओं को जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में वापस लाया जाए, ये महबूबा मुफ्ती की मांग रही है। इसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी जो खारिज हो गई है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, महबूबा मुफ्ती की इस याचिका को बाकायदा हाईकोर्ट ने अस्पष्ट, तथ्यों से रहित और राजनीति से प्रेरित बताया है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए जैस्मिन, ये जो पिटीशन आपको याद ही होगा, तकरीबन 1 महीने पहले ये पिटीशन दायर की गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से। आदित्य गुप्ता, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो कि पार्टी के नेता हैं, वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने ये पिटीशन पीआईएल जो है ये में वो एडवोकेट थे उसमें और महबूबा मुफ्ती जो है इसमें महबूबा मुफ्ती भी जब ये पीआईएल दारिश की गई या वहाँ पे सबमिट की गई तो महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पे हाजिर थी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ, मैंने ये पीआईएल इसलिए दर्ज की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी कैदी हैं बाहर उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं, उनकी घर वाले उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बार बार बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बाहर के जेलों में या बाहर के एरियाज में, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो एक ह्यूमन इशू है, उस पर फिर चीफ जस्टिस और जो बाकी जस्टिस हैं और उनकी जो बेंच है उन्होंने फिर इस पर आर्गुमेंट शुरू कर दिया। और जब आदित्य गुप्ता से हमने पहले ही उस दिन बात की थी तो उन्होंने जो दूसरी दिन जब ये दूसरा इसमें डेट लगा था तो उस टाइम एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने ये कहा था कि आगे की कार्रवाई पे ही अब डिपेंड रहेगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उस टाइम की कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, उनको रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन कल हाईकोर्ट ने, जो जम्मू हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस ने और जो बेंच बनी थी इसमें उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इस बिना पे रिजेक्ट किया कि आपके पास मटेरियल नहीं है। देखिए स्पेसिफिक आपने केसेस मेंशन नहीं किए हैं, ये आप जनरल एक चीज बोल रहे हैं जो कि उसको हम बिल्कुल समीर, आपने यहाँ पर सही कहा कि आप एक जनरल तरीके से कह रहे हैं कि युवाओं को आप जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में वापस ले आएं ताकि उनके परिवार वाले उनसे मिल सकें। और जब हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है कि आपकी ये पीआईएल राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? जी समीर। जैस्मिन आप दोबारा सवाल पूछें। समीर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हाईकोर्ट खुद इस बात की टिप्पणी करता है, जैसा कि आपने भी कहा कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही है, पीआईएल तो उन्होंने 1 महीने पहले दायर की थी, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा श्रीनगर में उनके मुख्यालय के बाहर, पीडीपी के मुख्यालय के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन भी बाकायदा हुआ है। और जब हाईकोर्ट ही इस बात की टिप्पणी कर दे कि आपकी पीआईएल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित नजर आती है, तो फिर कैसे देखें समीर इसे? देखिए, एक तो झटका है, ये झटका है पीडीपी के लिए भी झटका है, महबूबा मुफ्ती के लिए भी झटका है। और कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो मटेरियल इसमें जो आप एक स्पेसिफिक मटेरियल देना चाहिए था आपको, वो नहीं दिया आपने स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनका मेंशन नहीं किया। आपके पास जो
पिटीशन में मटेरियल होना चाहिए वो स्पेसिफिक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा ये राजनीतिक एक धारणा से आपने ये किया है। तो कहीं ना कहीं पीडीपी की कोशिश थी कि इस कोर्ट के जरिए इसको संज्ञान लिया जाए या कोर्ट के जरिए कोई डायरेक्शन इस पे आए, लेकिन कोर्ट ने डायरेक्शन देने से इनकार कर दिया, कोई भी ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। और पीआईएल जो है और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि आपने जो पीआईएल दर्ज की है उसको हम आगे चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपने जो चीजें रखी हैं वो हम उस पर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो ये बाहर जेलों में जो बंद कैदी हैं उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है या उसमें जो कोशिश है उसमें पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोशिश कर रही है, वो भी ये गुहार लगा रही है। लेकिन पीडीपी, आपने सही कहा, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कश्मीर वैली में और ये इस पीआईएल के जरिए अब वो कोर्ट का सहारा ले रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसमें कोई भी इंटरवीन करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लॉ के अंडर जो प्रोटोकॉल है वो सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार जो है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बेहतर अपना निर्णय कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक झटका तो हम मान सकते हैं महबूबा मुफ्ती के लिए। और जो जिस तरह मैंने कहा कि एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो इसकी पैरवी कर रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे जब दूसरी डेट लगी थी इसकी तो उनका बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन तब भी वो ये कह रहे थे कि हमने कुछ नाम दिए हैं, लेकिन कोर्ट इस पर मुतमईन नहीं हुई, वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल स्पेसिफिक इसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई केसेस का मेंशन नहीं है, किस केस की आप बात कर रहे हो। तो जनरल तरीके से हम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई भी जो है अपना ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैस्मिन, अब ये जो मुद्दा तो बड़ा ही है, लेकिन अगर कोर्ट कोई ऑर्डर इस पे देता तो कहीं ना कहीं ये पीडीपी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन देने से इनकार कर दिया है और अब आगे चलकर अब देखना पड़ेगा कि पीडीपी का क्या रुख इसमें रहता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो ये मामला क्लोज ही हो गया है जब उनकी पीआईएल खारिज हो गई, लेकिन ऐसे में पीडीपी की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, नजर बनाकर रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने गांव में 2 हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग भी लगा दी। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी, जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया था। और यही कारण है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की जान पर बनाई है, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। और यही कारण है कि बीते कल राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के दफ्तर के ठीक बाहर कई हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और उस विरोध प्रदर्शन के ठीक बाद यह खबर सामने आई है जहां चिटगांव जिले में 2 हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जब जान बचाने के लिए वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बाहर से घर का दरवाजा बंद मिला। इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार दीपू चंद्र दास के परिवार से मिलने पहुंचे। अबरार ने दीपू के पिता रबिलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है, इसलिए यूनुस सरकार सबकी रक्षा करे।
नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टाराई ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की रक्षा नेपाल में हुई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फर्क है। और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। वो तो समाधान के लिए वो शायद जो अपने देश की समस्या खुद ही वहाँ की सरकार ही करें, हम तो वही सुझाव देना क्या चाहते अपील हैं। करेंगे यूनुस सरकार से? ना, हम तो नहीं, सबके रक्षा करें। जो माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी सरकार का हमेशा दायित्व बनता है माइनॉरिटी का रक्षा करें, हम वही समझते हैं। थैंक यू।